माँ तूने तो वीर ऐसे दिए जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। माँ तूने वीर तो ऐसे दिए जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। सर कटा दिए वतन पर, सर कटा दिए वतन पर, गुलामी की जंजीर से आजाद करने के लिए। सत सत नमन है, सत सत नमन है ऐसे वीरों को जो न्यौछावर कर दिए अपने प्राण तेरे सम्मान के लिए। जी हाँ दोस्तों, वाकया उस समय का है जब भारतीय जनता ब्रितानी हुकूमत से, ब्रितानी त्रासदी से, ब्रितानी कहें तो विपत्तियों से, ब्रितानी हुकूमत से त्राहि त्राहि कर रही थी। ब्रितानी जो प्रताड़नाएं हैं, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश लोगों की जो प्रताड़नाएं हैं, उनसे त्राहि त्राहि कर रही थी। उस समय के वाकया का जिक्र आज हम लोग करेंगे, जिसे कि आप जानते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिणित होती है। जी हाँ, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके पीछे बहुत कारण है। तात्कालिक कारण जैसा कि कहा जाता है कारतूस, बंदूक, जो इनफील्ड राइफल्स थी, वो है। वास्तव में उसके पीछे बहुत बड़े कारण छुपे हुए हैं, जो कि आपके 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए कारक बनते हैं। जैसा कि अगर हम इसके शुरुआती दौर की बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें या अंग्रेजी आवागमन की बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 में आती है, 1600 में आने के बाद उसका एक उद्देश्य रहता है। आने के समय जो उसकी परमिशन होती है, व्यापार को लेकर के होती है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से इस बात को समझिएगा। इसकी जड़ तक जाने की हमें जरूरत है, टटोलने की जरूरत है कि कितने क्रमों से होकर गुजरते हुए 1857 की स्थिति किस तरह से बदली कि कारतूस लगी, इनफील्ड राइफल्स जो कारतूस को लेकर के एक आग के रूप में घी का काम की और 1857 की क्रांति उपज पड़ी। इस दौर की अगर बात करें तो जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आगमन होता है, तो वो एक व्यापारिक कंपनी होती है। व्यापार करने के उद्देश्य से यहां पर आती है, लेकिन लालसा जो है उसकी बढ़ती जाती है। लालसा बढ़ने के क्रम में वह यहाँ के शासकों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। यहाँ के शासकों में उसके द्वारा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जाता है, जो यहाँ पर शासन सत्ता चला रहे थे। उसमें हस्तक्षेप के दौरान में अगर इनके उपनिवेश की शुरुआत की जाए, उपनिवेशवाद की शुरुआत इनकी की जाए, तो प्रथम चरण आपका आता है वाणिज्यिक पूंजीवाद। प्रथम चरण जो है वो आपका आता है वाणिज्यिक पूंजीवाद। 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद चलता है। सेकंड राउंड के शोषण की जो दौर शुरू होती है, वो आपका 1813 से लेकर के 1858 तक का दौर होता है, जिसे हम औद्योगिक पूंजीवाद कहते हैं। और इसी औद्योगिक पूंजीवाद का अंतिम क्षण जो होता है, अंतिम स्थिति जो होती है, वह आपके 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रस्फुटित होती है। मतलब आपका जो है औद्योगिक पूंजीवाद में जनता का इतना शोषण कर लिया जाता है, जनता को इतना प्रताड़ित कर लिया जाता है, इतना जनता त्राहि त्राहि कर रही होती है कि वह न चाहते हुए भी 1857 में एक संग्राम कर बैठती है। और अगर भारतीय कुछ गद्दारों की बात न की जाए तो हम उसी समय आजाद हो सकते थे, लेकिन भारतीय कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने इसमें जो है सेंध लगा दी, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए उन बहादुर नौजवानों को जो है मुंह की खानी पड़ी थी। और भी बहुत सी कमियां थी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कारक थे हमारे ही लोगों द्वारा, भारतीय लोगों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत का साथ दे देना, जो कि 1857 की क्रांति को असफल कर देती है। 1858 के बाद जो चरण आता है अंग्रेजी हुकूमत का, वो वित्तीय पूंजीवाद होता है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग अन्यत्र करेंगे।
आज जो हमें चर्चा करनी है 1857 की क्रांति की, 1857 के संग्राम की जड़ों तक पहुंचने की जो बात है, क्यों उपजा, इसके लिए हमें वाणिज्यिक पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद को समझना होगा कि ब्रिटिश शासन में उससे हमारे यहाँ के लोग किस तरह से प्रताड़ित हुए, सामाजिक संरचना किस तरह से बदली, समाज में लोग किस तरह से प्रभावित हुए, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े और यह सैनिक प्रभाव क्या पड़ा, इन सब चीजों को हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद की हम बात करते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद की स्टार्टिंग, प्रारंभ जिसे आप कह रहे हैं, प्लासी के युद्ध से ही हो जाती है। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में आपका लड़ा जाता है, बंगाल पर अंग्रेजी हुकूमत का एकाधिकार होता है, व्यापारिक एकाधिकार होता है। बंगाल पर इनके व्यापारिक हुकूमत लाने के बाद यहाँ पर लूट की एक विशेष परंपरा शुरू हो जाती है। जो वाणिज्यिक पूंजीवाद था उसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि कंपनी इस समय एक व्यापारिक के रूप में थी, यहाँ से माल बना हुआ अपने यहाँ लेके जाती थी, वहां पर बेच करके पैसा कमाती थी। अभी औद्योगिक जगत नहीं आया था, उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। तो यहाँ के बने हुए सामान इंग्लैंड की बाजारों में भारी मात्रा में बेचे जाते थे, अच्छे मूल्य पर बेचे जाते थे। तो इसमें अंग्रेजों की जो सोच थी उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार हुआ क्या, पहला इनका उद्देश्य था व्यापार पर एकाधिकार कर लिया जाए, यानी जितने लोग भी प्रतिद्वंदी हैं यहाँ पर उनको पहले दबा दिया जाए और भारतीय जितने भी व्यापारी हैं उनको भी दबा दिया जाए और यहाँ के पूरी मार्केट पर, यहाँ के पूरे बाजार पर अपना एकाधिकार कर लिया जाए। ये भावना जो है अंग्रेजों के दिमाग में पनपी। ये पहली भावना थी, एक मुख्य भावना के रूप में प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर देना, जिसके चलते जो यहाँ के व्यापारी हैं वो तबाह हो गए। दूसरा, कंपनी द्वारा कम मूल्य में वस्तु को खरीदना, अधिक मूल्य में वस्तु को बेचना। जब कंपनी अपना अधिकार कर लेती है, इस तरह से व्यापारिक एकाधिकार कर ले और यहाँ को लोगों को अपने अंडर में कर लेती है, तो एक दबाव भी डालती है कि जो भी वस्तु है वह यहाँ से कम मूल्य में खरीदी जाए, भारत से कम मूल्य में वस्तु खरीदी जाए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ के कपड़े, सूती कपड़े, रेशम के कपड़े बहुत चर्चित होते थे या वहाँ की मार्केट में बहुत बेचे जाते थे, तो यहाँ पर कम से कम मूल्य में खरीदा जाए और वहां पर अधिक से अधिक मूल्य में बेचा जाए। टैक्सेज यहाँ कम देना पड़े या ना देना पड़े, ये सब चीजें जो है इसमें होता है। तीसरा जो है उद्देश्य, जो उपरोक्त दो उद्देश्य थे, यानी पहला आपका जो था वस्तुओं को कम से कम मूल्य पे खरीदना और अधिक से अधिक मूल्य पर अपने यहाँ बेचना, और इसके अलावा जो व्यापारिक एकाधिकार था ये तभी संभव हो सकता था जब यहाँ की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। ये भावना अंग्रेजों को, भारतीय जो है यहाँ के नवाब थे, यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, उनके स्थान पर अपने को स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। यानी भारतीय राष्ट्र में या भारत राज्य में जितने भी यहाँ के शासक थे, अधिक से अधिक लोगों को अपने अंडर में लिया जाए, उस पर कब्जा किया जाए, उन पर राजनीतिक नियंत्रण कर लिया जाए। राजनीतिक नियंत्रण करने के बाद वो हमारे हाथ में आ जाएंगे और फिर हम जो है उपरोक्त जो भी दोनों उद्देश्य बताए गए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्देश्य से जो है राजनीतिक एकाधिकार या राजनीतिक जो है नियंत्रण करने की भावना इसमें आती है। ये सब करने के बाद अब इस पर जो है जहां भी, जैसे बंगाल में ही मान लेते हैं, जब इनका अधिकार हो जाता है तो वहां के शिल्प उद्योग पर पूर्णतः अधिकार हो जाता है। यानी भारतीय क्षेत्र में जहां जहां पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, अंग्रेजों को हुकूमत चली, वहां के जितने भी उत्पादक वर्ग थे, जितने भी शिल्पकार थे, हस्तशिल्पकार थे, औद्योगिक जगत तो आया नहीं था, औद्योगिक क्रांति आई नहीं थी, तो हस्तशिल्पकार जो थे उन सभी शिल्पकारों पर इनका अपना एक अधिकार हो जाता है। अब ये जो है
यहां पर यानी कि बंगाल पर जब अधिकार कर लेते हैं, कंपनी शिल्पकारों को बाध्य करने लगी, मजबूर करने लगी कि आप जो है हमारे लिए ये सामान बनाइए। जैसे नीलहे की खेती भी नील के लिए जो की गई नील क्रांति होती, नील आंदोलन होता है, तो उसमें एक निश्चित भूभाग पर नील की खेती के लिए मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन वो बाद की बात होती है। इस समय उसी तरीके से जो है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, तो जो बुनकर होते थे उन्हें मजबूर कर दिया जाता था कि आप जो है हमारे लिए सूती वस्त्र बनाइए और इसका रेट जो है निर्धारण वो हम करेंगे, कितना माल बनाना है इसका निर्धारण हम करेंगे, और आप कितने समय में माल हमें दे देंगे इसका भी निर्धारण हम करेंगे। यानी मजबूर कर दिया जाता था। अगर ये यहाँ के लोग शिल्पकार इस तरह के करने से मना करते थे या फिर नहीं करते थे, तो उनको इसकी प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था, जबरदस्ती काम करने के लिए कहा जाता था। ऐसे में आप कहानियां भी सुनते हैं कि शिल्पकार जो वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे, वो अपने अंगूठे तक को काट देते थे कि ना अंगूठा रहेगा और ना हमें जो है ऐसा कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि हस्तशिल्प को पूर्णतः यह काल जो है बर्बाद कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो है ये आपके दूसरे कारकों के लिए, तो आपका आता है दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद अब यानी कि जो आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद 1813 तक चलता है, 1813 के बाद औद्योगिक पूंजीवाद की जब शुरुआत होती है, उस समय इंग्लैंड या यूरोपीय कंट्रीज में उद्योगों का विकास हो रहा होता है, औद्योगिक क्रांति आ गई रहती है, नए नए उद्योग लग रहे होते हैं। ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद की स्थिति चलती है। ये औद्योगिक पूंजीवाद 1857 तक चलती है, 1857 तक चलती है, नहीं बल्कि 58 तक चलती है। 58 के बाद वित्तीय पूंजीवाद की स्थिति आती है। 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम होता है, उस समय भारत की स्थिति जो होती है, वह यहाँ का गवर्नर जनरल जो था, या जो अंतिम गवर्नर जनरल कहें 1857 में, या जो है आप उसे प्रथम वायसराय कहें, लॉर्ड कैनिंग होता है। अगर हम 1857 की स्थिति की बात करें, वाणिज्यिक पूंजीवाद से निकलने के बाद, अगर हम जैसा कि चलता है आपका 1813 से 1858 तक जो है ये आपका चलता औद्योगिक पूंजीवाद। इस औद्योगिक पूंजीवाद की अंतिम चरण की बात करें, 1857 की बात करें, तो उस समय जो भारत की स्थिति थी, जब 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, गवर्नर जनरल जो कि अंतिम गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड कैनिंग था, और उसी समय वायसराय जो होता है वह आपका प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। 1857 में इंग्लैंड की महारानी होती है विक्टोरिया। 1857 में इंग्लैंड की महारानी होती है विक्टोरिया, और प्रधानमंत्री होता लॉर्ड पाल्मस्टन। लॉर्ड पाल्मस्टन जो है प्रधानमंत्री होता है। तो ये जो दौर होता है 1813 से लेकर के 1858 के बीच का जो दौर होता है औद्योगिक पूंजीवाद में, 19वीं शताब्दी चल रही होती है। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है, नए नए उद्योगों का निर्माण हो रहा होता है, जिसके चलते इस समय पूंजीवाद का वर्चस्व होता है। इस समय पूंजीवाद का वर्चस्व होता है। ठीक है, इस समय जो है आपके नए पूंजीवाद का वर्चस्व होता है, और इंग्लैंड में एक नए वर्ग का उदय होता है। ये वर्ग कौन होते हैं? ये ऐसे वर्ग होते हैं जिन्हें अपने उद्योग के लिए बाहर से, अपने उद्योग के लिए बाहर से कच्चे माल लाने होते हैं। अभी तक क्या दौर चल रहा था? आपका 1813 के पहले तक का दौर चल रहा था कि भारत से बने बनाए माल इंग्लैंड में ले जाकर के बेचे जाते थे। अब क्या दौर चलेगा? जब उद्योग वहां लग गए इंग्लैंड में, तो अब भारत से कच्चे माल जाने लगेंगे। यानी जो नया पूंजीपति बना, या जो नया आपका जो है उद्योगपति बनते हैं, उनकी या जो नया वर्ग सामने आता है, उन्हें बनी बनाई वस्तु की जगह पे अब उन्हें चाहिए कच्चा माल।
यानी इंग्लैंड में उद्योग लगने के बाद उस उद्योग में कच्चे माल की जो आपूर्ति की जाएगी वो बाहर से की जाएगी। इसके लिए ये एशियाई देशों पर जिसमें ये इनका अधिपत्य था उनको निशाना लगाते हैं, उन पर निशाना लगाते हैं और वहां से जो है कच्चे माल को लाना प्रारंभ कर देते हैं। बाजार स्वरूप बदल गया रहता है। भारत से बनी बनाई वस्तु की जगह पर कच्चा माल जाने लगता है। कच्चा माल जाने की वजह से वहां पर जो निर्मित थी वस्तुएं, यानी हमारे यहां से कच्चा माल इंग्लैंड जाता है और वहां के उद्योगों में बना करके उसे प्रोसेसिंग करके जो माल तैयार होता है उसके लिए मार्केट भी हम ही थे। यानी हमारे यहां से कच्चा माल गया और वहां से बनी बनी वस्तुएं हमारे यहां आकर के बिकने लगी, हमारे मार्केटों में पट गई। सबसे बड़ा प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग पर पड़ता है। यहाँ के हस्तशिल्प बर्बाद हो जाते हैं और वहां पर सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग पनप रहा होता है। वहां के बने हुए वस्त्र जो कि आपके मशीनों से बनाए जाते थे सस्ते होते थे, उन्हें भारत में सस्ते रेट में बेचा जाने लगा। यहाँ के लोग जो वस्तु बनाए या जो वस्त्र बनाए वो महंगे पड़ते थे, जिसके कारण वो तबाह हो गए, उनकी बिक्री नहीं हो पाई। वहां पर उनकी बिक्री भारतीय क्षेत्र में नहीं हो पाई। साथ ही साथ यहाँ से जो बना बनाया वस्त्र वहां जाता था उस पे भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती थी। शोषण के दूसरे चरण का आरंभ अब यहाँ पर हो चला होता है। प्रारंभ में 1813 से जब होता है उस समय कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया रहता है। 1813 में जब यहाँ पर ये दौर चालू होता है उस समय कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर लिया गया रहता है। इसके चलते हस्तशिल्प आपका विनाश तो पहले से ही हो गया था, अब और भी ज्यादा हो जाता है। और ज्यादा होने की वजह क्या है? भारतीय माल और सूती वस्त्र पर जो है 27 से लेकर 71% तक शुल्क लगाए गए। 27% से लेकर 71% तक शुल्क लगाए गए भारतीय माल पर, भारतीय सूती वस्त्र पर बाहर जाने के लिए। साथ ही साथ अगर रेशम वस्त्र की बात करें तो उस पर 90% शुल्क लगाए गए, उस पर 90% शुल्क लगाए गए। यानी हमारे माल अगर इंग्लैंड में बिकने जा रहे हैं तो 27 से लेकर के 90% शुल्क हमें देना पड़ता था, जिससे हमारे माल जो है काफी महंगे हो गए और यहाँ का हस्तशिल्प पूर्णतः बर्बाद हो गया। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा वो तो वस्त्र उद्योग पर पड़ा। विभेदकारी आयात निर्यात भी इन लोगों की तकनीकी थी, एक चतुरता थी। विभेदकारी आयात निर्यात तकनीक का मतलब क्या है? जो आयात और निर्यात शुल्क लगाए गए उसमें अगर हम सूती कपड़ों पर बात करें तो जो सूती कपड़े थे भारत आने वाले, जो इंग्लैंड से भारत आ रहे थे सूती वस्त्र उन पर 3 से 5% शुल्क लगाया जाता था। आप समझिए दोनों शुल्कों की बात जो करी हैं। इंग्लैंड में बेचने के लिए हमें 27, 71%, 90% शुल्क देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ से वस्त्र निर्यात कर रहे हैं, सूती वस्त्र जो है भारत आने वाले सूती वस्त्र जो हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से निर्यात कर रहे हैं इंग्लैंड को तो हमें 10% शुल्क देना पड़ता था। अगर वो आयात हो रहा है तो 3 से 5% शुल्क देना पड़ता था। यानी इंग्लैंड से अगर सूती वस्त्र भारत आ रहा है तो उसमें जो आयात शुल्क है 3 से 5% है। उन्हीं वस्त्र पर तो 2% था। लेकिन यही चीज अगर हम इंग्लैंड को भेज रहे हैं तो उस पे जो शुल्क लगता था वो आपका 10% होता था। यानी हमारी वस्तु पर निर्यात शुल्क 10% और फिर वहां पर जाकर भारी भरकम जो है शुल्क देना पड़ता था। और उनकी वस्तु पर जो आता था मिनिमम शुल्क सस्ते हो जाते थे। हमारे उद्योग बर्बाद हो गए। बाद में कपड़ा, बर्तन, कागज, चीनी, लोहा व कांच के उद्योग पूर्णतः नष्ट हो गए थे।
निर्मित वस्तुओं को जो इससे पहले लेके जाया जाता था, अब उनकी जगह पर कच्चे माल को ले जाया जाने लगा। यानी भारत जो है इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का केंद्र बन गया। कच्चे माल का निर्यात यहां से इंग्लैंड को होने लगा। खाद्यान्न भी जो कि उद्योगों में यूज किए जाते थे, वो आपके इंग्लैंड को निर्यात होने लगे सस्ते दामों में। और इसके लिए जो है मजबूर किया जाने लगा कि यहाँ से जो मूल्य जो है हम निर्धारित करेंगे, कितने मूल्य पे आपकी सामान जाएगी। तो यहाँ से खाद्यान्न का निर्यात जो है वो बढ़ गया। यहाँ से खाद्यान्न इंग्लैंड जाने लगे भारी मात्रा में। खाद्यान्न जाने की वजह से भारत में खाद्यान्न की कमी हो जाती है, और यह कमी, खाद्यान्न की कमी जो है यहाँ के खाद्यान्न मूल्य को बढ़ा देती है। यहाँ की गरीब जनता जो काफी पहले से लुट चुकी थी, उसे खाद्यान्न खरीदने में काफी समस्या होने लगती थी। गरीबी चरम पर पहुंच गई, खाद्यान्न की कमी चरम पर पहुंच गई, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं 1837 का काल, 1837 का अकाल जो पड़ा, उस समय 8 लाख लोग मारे गए थे। अकाल की भेंट चढ़ गए थे 8 लाख लोग, और सरकार की तरफ से इस अकाल में नाम मात्र की भी मदद नहीं मिली। इन सब कार्यों के चलते जो है बेरोजगारी की भी स्थिति होती है। यहाँ पर बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। बेरोजगारी चरम पर थी। भारतीय जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। भारतीय जनता त्राहि त्राहि कर रही थी। हालांकि शोषण के साथ साथ अंग्रेजों को कुछ विकासात्मक कार्यों को भी करना पड़ा। मजबूरी थी, माल को ले जाना है तो एक जगह से दूसरी जगह ढोना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह बंदरगाहों तक ले जाना पड़ेगा, जिसके चलते रेलवे का विकास उन लोगों ने किया। विकासात्मक कार्यों में रेलवे का विकास उन लोगों ने किया। ठीक है। इसके अलावा जो है इनको जरूरत थी कि अंग्रेजी पढ़े लिखे क्लर्क हमारे सामने होने चाहिए जो हमारे कार्य को कर सकते हैं। इसलिए भारतीयों को शिक्षा देने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए शिक्षा का विकास भी करना पड़ा। नई शिक्षा व्यवस्था इन लोगों को लानी पड़ी ताकि पढ़े लिखे क्लर्क हमें मिल सके। हालांकि यह चरण जो है भारतीयों में या भारतीयों पर अनेक प्रकार के परिवर्तन लेकर आता है। भारतीयों के बीच एक राष्ट्रवादी भावना को भी लाने के लिए यह प्रेरणा देता है, एक राष्ट्रवादी भावना भी लाता है। इन समयों में जो है 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में अनेक स्थानों पर विद्रोह की भी हवा चली। कई जगहों पर विद्रोह की आग सुलगी, चिंगारियां लगी। यानी 1857 की क्रांति के पहले से ही जो है आपका चिंगारियां भड़क चुकी थी। कई विद्रोह छोटे छोटे हो गए थे। ये जो है आपके जो है मुख्य एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने था।